सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का कि अभी हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 कई बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इस बार इसका पहला संस्करण होगा और इस पहले संस्करण को होस्ट कर रहा है भारत। तो अभी ये हो चुका है, 13 जनवरी को शुरू हुआ था, 19 जनवरी को ये समाप्त हो गया। भारत में भी कहां पे हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो इसमें वुमेन्स और मेंस टीम दोनों में भारत विजेता रहा। देखो वुमेन्स टीम और मेंस टीम दोनों में भारत तो जीता है। अगर पूछे उप विजेता कौन है तो दोनों में नेपाल उप विजेता रनर अप रहा है। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अलग अलग याद नहीं रखना पड़ेगा। दोनों में महिला और पुरुष में भारत ही विजेता है और हारा भी नेपाल ही है। और अगर पूछ ले कि जो वुमेन्स टीम है इसमें भारत की कप्तान कौन रही? प्रियंका इंगले। और पुरुष टीम में भारत के कप्तान प्रतीक वाइकर रहे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से कि इसका मैस्कॉट आपसे पूछा जा सकता है। मैस्कॉट शुभंकर क्या रहा? तेजस और तारा ये रिप्रेजेंट करते हैं हिरण को। और इस हिरण में अगर रंग आपसे पूछ ले थोड़ा डीप में जाकर के तो नीले और नारंगी रंग का इसमें इस्तेमाल हुआ है इनकी पोशाक में। और यहाँ पे रंगों का खेल ट्रॉफी में भी है। जो मेंस चैंपियन को दी गई ट्रॉफी है वो नीले कलर की है और जो महिलाओं को दी गई ट्रॉफी है वो हरे कलर की है। इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सलमान खान को। ठीक है, तो ये इस इवेंट से संबंधित सारे पॉइंट टू पॉइंट हमने चीजें यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। एक प्रश्न ये स्टैटिक यहां से बनता है कि खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो खो खो 9 तो आंसर करोगे 9। लेकिन कई बार इस तरह का प्रश्न बन चुका है एग्जाम में कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एक खो खो टीम में टोटल कितने प्लेयर, फिर आपका आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी होते हैं। 9 फील्ड में होते हैं, वैसे टोटल 12 होते हैं। ये दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको शो भी करूंगा हमारी PYQ वाली सीरीज में, दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको, दोनों ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और स्पोर्ट्स से संबंधित टूर्नामेंट्स में आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि एक याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 ये होगा, पहला एडिशन है, हंगरी में होगा। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2029 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। पहला सेंट्रल एशियन कंट्री जो इसे होस्ट करेगा। और 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील में होंगे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अभी जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको न्यूजीलैंड ने जीता और साउथ अफ्रीका को हराया। उसी तरह से ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ, इसको भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। 2025 में अभी 38 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे उत्तराखंड में। चलो आप बताओ इसके लिए शुभंकर मैस्कॉट क्या है? और 2025 में ही BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये असम के गुवाहाटी में होगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वाला बीजिंग चाइना में। और 2026 में जो थॉमस कप और उबेर कप हैं वो डेनमार्क में होंगे। तो ये सारे अपकमिंग इवेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां शुरू की है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो भारत की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खुलने जा रहा है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कौन सी कंपनी खोलेगी? इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड नाम की कंपनी। और ये जापान की यितोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के इस प्लांट को खोलेगी, जिसमें लागत आने वाली है 14,000 करोड़ रुपए। और यहां पर ये सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का निर्माण करेंगी। सेमीकंडक्टर से भी बहुत सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, मैं आपको यहां पे रिवाइज करवाता हूं। एक तो सबसे पहले ये याद रखना कि 29 दिसंबर 2021 को हमारे जो तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। अगर प्रश्न है सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार ने कब शुरू किया था? 2021 में। जिसका उद्देश्य क्या था? घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसी मिशन के तहत एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रोन, ये गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगा। उसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भारत में 2 जगह सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगी, एक तो गुजरात के धोलेरा में और एक असम के मोरीगांव में। उसके अलावा एक मुरुगप्पा समूह की
सीजी पावर कंपनी है, ये भी साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी। और एक भारतीय कंपनी और है कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी। उसके अलावा हमने पढ़ा था इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, और ये अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। और अभी सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसका नाम है शक्ति, इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अच्छा, सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो कौन सा होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रशिया ने। अच्छा, आपको ये तो पता है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये स्थापित हुआ था 1988 में यूएसएसआर की मदद से। और तब भारत और यूएसएसआर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर ये 6000 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है, हर यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 5000 मेगावाट की। तो अब आखिरी 1000 मेगावाट यूनिट स्थापित करने के लिए भी रशिया ने इसके लिए जो भी उपकरण है, जो भी डिवाइसेज हैं, जिससे ये अंतिम इकाई यहाँ पे बनाई जा सके, उसको भारत के लिए भेज दिया है, निर्यात कर दिया है। और रशिया की कौन सी कंपनी बना रही है? तो रशिया की रोसोटॉम कंपनी है, वो इस अंतिम और इकाई को बनाएगी, यूनिट को बनाएगी, जिसकी कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट। और इसमें जो रिएक्टर है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, तो ये तो कुडनकुलम पावर प्लांट से संबंधित सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो करंट अफेयर्स में थे। इसके अलावा अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट, कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो ये याद रखना, भारत सरकार का लक्ष्य है 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना, जो वर्तमान में कितनी है? 8,180 मेगावाट है। लगभग 3 गुना करना चाहते हैं हम। ये डेटा भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताइए, तो आंसर करोगे आप अप्सरा, जो कि मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2009 में इसे बंद भी कर दिया गया। अगर आपसे पूछे भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। ये स्थापित हुआ था 1969 में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का वो एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है जो पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है, और ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार बीपीएससी के एग्जाम में और एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अच्छा, वैसे अभी नवंबर 2024 तक के डेटा के अनुसार भारत में टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर कितने जो कि ऑपरेशंस में है, मतलब काम कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 24। ये 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऑपरेशनल फॉर्म में हैं। ये डेटा भी याद रखना। अगर आपसे पूछे कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम या फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। अब यहाँ पे और भी कई सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे बना? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां पर हुआ? गुजरात में। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक कहे जाते थे कौन, जिनका निधन हो गया? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए? आईएनएस अरिहंत। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था किसने? रशिया ने, और इसका नाम रखा था RS-28 सम्राट। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस होता है 26 सितंबर को। और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, और उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। और दूसरा किया था 1998 में, उसका नाम ऑपरेशन शक्ति हमने रखा था। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ही है, जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो आज हमने प्रश्न में पढ़ा है, जिसकी अब कैपेसिटी हो जाएगी 6000 मेगावाट की। अच्छा,
भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हमने देख लिया तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक होमी जहांगीर बाबा कहे जाते हैं। और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष, अभी करंट अफेयर्स में इनका नाम हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, अजीत कुमार मोहंती हैं। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई? बोलीविया में। उसके अलावा ये 7 हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। और एक जो 8वां है वो मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे बना? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। बाकी 7 ये कौन कौन से? काकर न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में मिल जाएगा, कलपक्कम या मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु में, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में, राजस्थान एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट या RAPP आप इसे बोल दो, राउतभाटा राजस्थान में, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 हो गए, कलपक्कम और कुडनकुलम। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट शीट्स हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आए थे। पहले तो ये याद रखना, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब ओपेनहाइमर जिनके ऊपर मूवी आई थी, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी। तो ये सारे मिलते जुलते हैं तो इनको ध्यान में रखना। बाकी अब ये नीचे देखो, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है, पोलेनियम हो जाएगा। फिर अगर पूछे कि भारत में किस रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा? थोरियम। मनुष्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम 40 है। और 1, 2, 3 एग्रीमेंट का संबंध किससे है? इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, जो 2008 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर सकते हैं, हथियार बनाने के लिए नहीं कर सकते। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि अभी अमेरिका ने 3 भारतीय जो परमाणु ऊर्जा कंपनियां हैं उन पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटा दिया। वो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक तो बार्क हो गई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया और एक इंडियन रेयर अर्थ हो गया। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा मकरान। देखो आपको पता है अभी ईरान की कैपिटल वर्तमान में तेहरान है, पर ईरान अब कह रहा है कि वो अपनी नई कैपिटल बनाएगा और नई कैपिटल बनाएगा मकरान को। क्यों बदल रहा है, क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि एक तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, उसके अलावा पानी की कमी हो रही है, और ये जो मकरान है ना ये ओमान की खाड़ी और हरमुज जल संधि के निकट है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। और मकरान तट पर ही चाबहार पोर्ट है, तो इस कारण से मकरान को इन्होंने चुना है अपनी नई कैपिटल के लिए। अच्छा चलो, आप में से कौन मुझे बताएंगे, कुछ समय पहले ईरान ने अपनी नई करेंसी भी लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस नई करेंसी का नाम क्या है? मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में, पहले देखें किसको पता है। और वैसे आपको बता दूं, कई देशों ने अपनी कैपिटलों को चेंज किया है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने भी किया है, भारत ने भी अपनी कैपिटल को बदला है, कोलकाता से दिल्ली कर दिया। चलो आप बताओ, हमने अपनी कैपिटल को कब बदला है? ये आपके लिए एक और प्रश्न आता है। बाकी अभी कुछ रिसेंटली देशों में जो कैपिटल बदली गई उनकी बात करें तो इंडोनेशिया ने बदला है। कहाँ से कहाँ? जकार्ता से नूसंतारा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, वैसे म्यांमार की भी कैपिटल नेपिटो है वर्तमान में तो, लेकिन पहले इसकी कुछ और कैपिटल हुआ करती थी। 2005 से पहले यंगून इसकी राजधानी हुआ करती थी, फिर नेपिटो हो गई 2005 में। और कजाकिस्तान, इसकी पहले कैपिटल अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी और फिर वापस अस्ताना हो गई। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और जो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलीमंजारो, कहाँ पर है? तंजानिया। तंजानिया ने भी अपनी कैपिटल को बदला है। पहले इसकी कैपिटल दार एस सलाम हुआ करती थी, फिर 1973 में डोडोमा हो गई। अभी वर्तमान में डोडोमा ही है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, MP के किसी एग्जाम में मध्य प्रदेश में पूछा गया। और नाइजीरिया जो देश है, अभी तो वर्तमान में इसकी कैपिटल होती है अबुजा, लेकिन पहले इसकी कैपिटल लागोस हुआ करती थी, 1991 में बदल के अबुजा हो गई। और भारत का मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था, तो भारत की याद रखना 1911 में बदली गई थी, कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। अब ऐसे बात तो यहाँ ईरान की हो रही है, ईरान बदलेगा। ईरान कहाँ से कहाँ बदलेगा? अभी ईरान की कैपिटल तेहरान है, तेहरान से ये जाएगा मकरान में। और करेंसी मैंने आपसे पूछा, करेंसी ईरानी रियाल हुआ करती थी, फिर इसने कहा कि तोमान हम हमारी नई करेंसी करेंगे। पर तोमान आपको कोई बताएगा नहीं
क्योंकि इसका कारण है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अभी भी ऑफिशियल करेंसी वहां पे ईरानी रियाल है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसने नाम बदला था तो क्या बदला था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ओमान आंसर होगा। वैसे चाबाहार पोर्ट आपको यहीं पर मिलेगा, शाहिद बेहस्ती पोर्ट आपको मिल जाएगा, दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और रामसर स्थल भी आपको यहाँ मिलेगा। उसके अलावा आपको याद होगा ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी थी कौन? फतेमेह मोहज्जेरानी। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज किया गया था 2024 में ईरान में। आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया था अभी ईरान ने। और एक रिसर्च सैटेलाइट जिसका नाम है चामरन 1 और सोरेया सैटेलाइट को ईरान ने लॉन्च किया था क्वेम 100 रॉकेट से। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति इसमें शामिल हो चुका है। आपसे पूछ रहे हैं इस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2014 में। इसे अगर अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष निकाय है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना, फॉर स्ट्रेंथिंग ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। और अभी भारत इसका सदस्य बन गया है और अब इसमें टोटल 31 देश और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पे जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना शीट, उसमें हम देखेंगे अभी किन किन संगठनों में कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं और कुछ पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें भी जो नवीनतम मेंबर है वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो G20 की आपको याद है 2023 में अध्यक्षता भारत ने की थी और उस वक्त इसका नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय है एडिस अबाबा इथोपिया में। ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछले साल इसमें 4 सदस्य देश बने थे, ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट। अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था, ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। सऊदी अरब कंफ्यूजन में था कि शामिल हूं नहीं हूं, लेकिन लास्ट आते आते उसने भी मना कर दिया तो वो भी हट गया। तो ये 4 देश शामिल हुए और अभी 2025 में इंडोनेशिया इसका 10वां नवीनतम मेंबर बन गया, ये जरूर याद रखना। आसियान का 11वां सदस्य बना था ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते बोल दो। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी 10वां मेंबर बना था 2024 में बेलारूस, उससे पहले 9वां बना था ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, 190 नंबर का एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक में बात करेंगे 189 आपने पढ़ा होगा, 189 नंबर का नाउरू है। यूनाइटेड नेशन में भी 193 हैं और 193 नंबर का साउथ सूडान बना था। नाटो में 32वां सदस्य बना स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें 100वां सदस्य जरूर याद रखना, पराग्वे बना। और इसके अलावा 99 नंबर का स्पेन बना था, 101 नंबर का कौन सा बना था? नेपाल बना था। आप मुझे बताओ अभी 105 इसमें फुल मेंबर कंट्री बन चुके हैं, तो 105वें नंबर का कौन सा है ये आपको बताना है। बाकी यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश ये क्रोएशिया है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना था जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69 नंबर का सदस्य देश बना था इजराइल, और ये हमने देख ही लिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश नाउरू बना 110वां। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना जमाइका। अब इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम को बना था। तो इसी तरह के सारे प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। लगभग 17 प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को वीडियोज हमारे लेंदी लगते हैं और आप देख सकते हो लेंदी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भर भर के मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। और अपने सेशन की खास बात क्या है कि मैं आपको वही टॉपिक पे उसी टॉपिक पे रिवीजन कराता हूँ जिस तरह का प्रश्न होता है, उसी से संबंधित जो भी अभी तक करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े हैं पिछले एक आध साल में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। स्टैटिक भर भर के रिवाइज कराता हूँ, वो भी उसी से संबंधित होते हैं। वरना बहुत सी जगह करंट अफेयर्स बहुत सारी जगह पढ़ाते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में भी आप देखोगे जब रिवीजन कराने की बारी आएगी तो वो कुछ भी रिवाइज कराएंगे। जैसे अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन चल रहा है तो उसमें स्पोर्ट्स का करवा देंगे, सबमिट्स का करवा देंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ भी करवा देंगे। और कुछ भी करवाना बड़ा आसान होता है, उसी से संबंधित प्रश्नों को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स मैं आपके लिए लगाता हूँ और उसी में आपका वीडियो भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है किसी को लगे तो
तो वैसे तो अब इस तरह के कमेंट्स आते नहीं हैं, क्योंकि उनका मैंने समाधान निकाल दिया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, बिना रिवीजन वाले, ओनली करंट अफेयर। तो वो वीडियो 14 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो किसी को छोटे वीडियोस चाहिए, रिवीजन नहीं करना, तो आपके लिए फिर उस तरह का मटेरियल भी मैंने बना दिया है। और बाकी जिनको पढ़ना है सीरियसली, जिनको रिवीजन करना है, उनको तो इसकी वैल्यू पता ही है, वो तो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। बाकी बस मेहनत को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। PDF आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ जो जनवरी के हमारे बाकी थे वो पूरे हो चुके हैं। कल मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और अब PYQ सीरीज़ आना आपकी स्टार्ट हो जाएगी, शाम को मिलेगी आपको क्लास, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत यानी कि मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम उत्कर्ष है, इसको कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम INS उत्कर्ष है, इसको चेन्नई के निकट पट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। अब ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? पहला INS समर्थ था, इसके बारे में भी हमने 2024 में पढ़ा था। और अब इन्होंने दूसरा भी लॉन्च कर दिया है। मल्टीपर्पज वेसल बहुउद्देशीय पोत मतलब हो गया, इससे आप कई तरह के काम करवा सकते हो, कई तरह से इसको यूज में लिया जा सकता है। अच्छा, ये तो हमने इसकी बात कर ली। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था, मोदी जी ने अभी 3 जहाजों को लॉन्च किया था, INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बना है, ये मिसाइल डेस्ट्रॉयर जहाज है। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज है। और INS वागशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये छठी और अंतिम पनडुब्बी थी। तीनों को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, अभी मोदी जी ने लॉन्च कर दिया। अच्छा, वैसे हमारे रक्षा मंत्री आप सभी जानते हो कौन है? राजनाथ सिंह है। अगर मैं पूछूं रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। लार्सन एंड टुब्रो ने इसको बनाया ना, तो लार्सन एंड टुब्रो स्थापना होती है 1946, हेडक्वार्टर मुंबई में है और CMD है SN सुब्रमण्यम। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? तो एक्सरसाइज का नाम है डेविल स्ट्राइक। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया। 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पे हुआ? जो भी हमारे जो प्रशिक्षण क्षेत्र हैं, जो फायरिंग रेंज है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेविल स्ट्राइक इसका नाम है। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। 2025 में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो 2024 की ही कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट में आपको एक्सरसाइजेज रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो सिन्वेक्स, आपको याद होगा पहली बार हुआ था ये भारत और कंबोडिया के बीच में पुणे में। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज 13वां संस्करण था, भारत सिंगापुर के बीच में हुआ देवलाली महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ अमेरिका में। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रा हिंद ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ पुणे में। पूर्वी प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसका आयोजन किया था अरुणाचल प्रदेश में। रिप्रेक्स अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था पारादीप उड़ीसा में। संयुक्त विमोचन अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था अहमदाबाद और पोरबंदर में। सेरेक्स 24 अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था कोच्चि केरल में। और सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ था विशाखापत्तनम में। उसके अलावा भी सूर्य किरण अभ्यास 18वां संस्करण था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ नेपाल में। सहयोग हॉप टेक अभ्यास ये भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था कोच्चि केरल में। तो इतने ध्यान में रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास के हैं ये सारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 ये कहां पर शुरू हो चुका है? तो आंसर होगा मलेशिया में। तो ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण है। अभी 18 जनवरी को ये शुरू हो गया और अब ये 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। कौन होस्ट कर रहा है? मलेशिया। इसमें भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद है। अब ये दूसरा संस्करण है, अब देखेंगे कौन विजेता रहता है, कौन उपविजेता रहता है, लेकिन होस्ट कंट्री याद रखना मलेशिया है। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था और इंग्लैंड को हराया था वहां पे।
तो इतना आप ध्यान में रखना। और स्पोर्ट्स से संबंधित आज एक प्रश्न में मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया था, ठीक है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जिसका नाम है निमेसुलाइड इस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा गिद्ध। तो उस दवा का नाम है निमेसुलाइड। पशुओं में पेन किलर के रूप में ये काम करती है। पेन किलर के रूप में पशुओं में इसको लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गिद्धों में ये जहर का काम करती है। इसके सेवन से गिद्धों में मतलब जो वल्चर होते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है, इस कारण से वो मर जाते हैं। और इसी कारण से अभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। अब आप पूछोगे गिद्धों में ये कैसे जाती है उनके शरीर में? जब हमें पता है कि उनके लिए जहर का काम करती है तो उनको क्यों लगाते हैं? उनको नहीं लगाते। जैसे मान लो किसी जानवर को हमने लगा दिया, गाय को लगा दिया, किसी बंदर को लगा दिया, ये पेन किलर हमने लगा दिया, उनके लिए तो पेन किलर का काम कर गया, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मान लो जब वो गाय मर गई या वो बंदर जिसको भी आपने लगाया जानवर को वो मर गया, तो जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को ये गिद्ध खा लेते हैं। गिद्ध खाते हैं तो जो दवाई उनको लगाई गई थी वो अब गिद्धों के अंदर चल गई। उस जानवर को खाने से गिद्धों के अंदर वो दवाई चल गई, तो वो उनके लिए हानिकारक है और उसके कारण उनकी हो जाती है मृत्यु। तो इसीलिए अब इस दवाई को बैन कर दिया। किसने मना किया, किसने प्रतिबंध लगाया? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, जो आपको मिलेगा बरेली में। आपको याद आएगा इस तरह का प्रश्न अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो 2024 में भी हमने पढ़ा था। इसी तरह से एक और दवाई पे यही कारण था, उस पर भी हमने बैन लगाया था। उस दवाई का नाम क्या था? डाइक्लोफेनिक, याद आएगा आपको। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था इससे संबंधित प्रश्न, तो ध्यान रखना ये प्रश्न भी। बाकी गिद्धों से याद आएगा, एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहां पर स्थापित हुआ? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी होता है 7 सितंबर को। और भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव में जन्म कहां पर किया गया था? तो असम में किया गया था, असम स्टेट जू में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा जलवायु अनुकूल कृषि से। तो कंपाला ये युगांडा की कैपिटल है, जहां पर अभी अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई थी, बैठक हुई थी, और यहीं पे एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन को अपनाया गया, और वो कंपाला में अपनाया गया, इसीलिए उसे कंपाला घोषणा, कंपाला डिक्लेरेशन कहा गया। अब बात करें इसमें कहा क्या गया, तो इसमें कहा गया कि कृषि को आधुनिक बनाना है, उसे टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बनाना है, यही इसका मेन फोकस है। और इसके लिए 10 सालों का समय रखा इन्होंने, 2026 से लेकर 2035 तक। और पूछे कि कंपाला घोषणा पत्र ये किसके स्थान पे लाया गया? ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये किसके स्थान पे लाया गया, ये किसकी जगह लेगा? मालाबो घोषणा पत्र की, जिसका कार्यकाल, जिसका समय था 2014 से लेकर 2025 तक। तो ये ध्यान में रखना। बाकी अफ्रीकन यूनियन की बात करें, यहाँ पे हमने चर्चा की, तो वैसे आज इसके बारे में हम देख चुके हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मुख्यालय एडिस अबाबा इथियोपिया में है, और 2023 में G20 का ये नवीनतम सदस्य बना था। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया? आंसर होगा कर्नाटक। फिर पूछा इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित होगा? श्रीहरिकोटा। फिर पूछा पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी। फिर पूछा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया? भारत। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है? 25। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुजरात। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक। और किस राज्य सरकार ने शी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया? पंजाब। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज ये कहां पर हुई? ऑस्ट्रेलिया। और आखिरी प्रश्न पूछा विदेश मंत्री जी ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां किया? बेंगलुरु में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।